हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग सभी लोग कमेंट पे लिखिए। और आज हम लोग एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। क्या आज हम लोग एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक सीरीज पे चल रहे हैं और वो है क्या, एनसीईआरटी। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का ये जो है क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 6 का आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। क्या नाम है? जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे वीडियो को और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि हमें और भी हमारे दोस्त इसका फायदा उठा सकें, इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर जो पृथ्वी की गतियां, थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लास 6 के बारे में पढ़ रहे हैं। सौर मंडल में पृथ्वी हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्लोब अक्षांश और देशांतर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियां। और अगले क्लास हम लोग इसी तरह से 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियां। और हमें ये बार बार बताने की उम्मीद तो नहीं है कि किन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर वो विद्यार्थी, अभी देखिए जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं हु बहू एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, खुलकर आयोग कह रहा है कॉन्सेप्ट जो पढ़ कर आएंगे उन्हीं की नौकरी होगी। तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, है ना, और किताब के लाइंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की गतियां। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। ठीक है, चलिए तो हम लोग हर एक फिगर की भी चर्चा कर लेंगे। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चित्र होता है और मानचित्र होता है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। हम लोगों ने यहाँ पर एक बात सीख लिया कि पृथ्वी की कितनी प्रकार की गति है, दो प्रकार की गति है। कौन कौन? एक गति आपका हो गया घूर्णन और दूसरे गति को हम लोग कहते हैं परिक्रमण। पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक का नाम है घूर्णन और दूसरे का नाम है परिक्रमण। ठीक है, कहता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ध्यान देना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब वो क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे, फिगर को समझेंगे। ठीक है, कहता है क्या, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ध्यान दिए, परिक्रमण किसे कहेंगे? तो कहते हैं कक्ष में, यानी सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो वह अस्थिर कक्ष क्या कहलाता है? वह अस्थिर कक्ष जो होता है, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी का अक्ष है, ये इस तरह से पृथ्वी घूम रही है ना, ये दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी घूम रही है, तो इस निश्चित पाथ है, निश्चित रास्ता, ये इसी रास्ते में गति करेगी। ठीक है, और जब इस रास्ते में गति करेगी तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का परिक्रमण। ठीक है, बात समझ में आ गया? घूर्णन परिक्रमण समझ गए? घूर्णन यानी वो अपनी इस तरह से करेगा तो क्या हो गया? घूर्णन। और इस तरह से घूरते 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 हमने कहा था, हम कहां पर पहुंच गए? तो ये हो गया हमारा परिक्रमण कर रहा है, घूर्णन के साथ साथ परिक्रमण कर रहा है ये। ठीक है, आगे देखिए, कहता है क्या, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे पृथ्वी का अक्ष के बारे में, आप लोग देखे होंगे ग्लोब पे। ठीक है, ये किस तरह से और एक किस तरह से सुइयां लटकी होती है ग्लोब में, है ना, क्या लटकी होती है? सुइयां। और इसे क्या बोला जाता है? अक्ष बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? अक्ष। तो कहता है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, ये जो रेखा हम लोगों ने बना रखा है ये रेखा एक काल्पनिक रेखा, ये वास्तविक रेखा नहीं है, पृथ्वी किसी पर अटकी हुई नहीं है, बस इस तरह से वो मूवमेंट करती है, वो क्या है? अक्ष है। कहता है जो इसके कक्षीय सतह से 62.5 डिग्री का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यहां पर 3-4 बात को समझते हैं। अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है, कक्ष क्या होता है, समतल क्या होता है, कक्षीय समतल क्या होता है, यानी 4 बात को हम लोग यहां पर समझना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं और सभी लोग जरा वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों को जरा शेयर कर देंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, फिर हम लोग इसके बाद एक फिगर और समझेंगे। और चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। देखिए क्या है हमारा? पृथ्वी। ये जो लाइन देखिएगा ये हमारा पृथ्वी है। अब ये जो लाइन है ये ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी इस तरह से पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है। आइए देखिए, इससे सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये दिख गया,
ये हो गया पृथ्वी का झुकाव। अब जब पृथ्वी का झुकाव इस प्रकार से है तो देखना पृथ्वी कोण जो बना रही है, ध्यान देना, पृथ्वी कोण बना रही है यहां से यहां, तो यहां से यहां जब कोण बनाएगी तब ये कोण कहलाता है 66.5 डिग्री कोण। कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। और पृथ्वी का ध्यान देना, ये जो एक ये कोण बन रहा है, एक काल्पनिक कोण ऐसा बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है झुका हुआ, यानी पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है ना, ऐसे करके झुकी हुई पृथ्वी है ना, गोल है लेकिन इस प्रकार से झुकी हुई है। तो ये जो अपने कक्ष पर झुका हुआ है, इसी कक्ष का जब इसके आधार पर जब इस प्रकार से, भाई साहब ऐसे हो जाओ, है ना, जब पृथ्वी जो है इस प्रकार से जब इसके एक समानांतर जब रेखा खींची जाती है तब ये पृथ्वी का कक्षीय समतल कहलाता है। कैसा? पृथ्वी का कक्षीय जो है वो समतल कहलाता है। और ये क्या हो गया? अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। तो यहां पर प्रश्न आपको पूछेगा क्या कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो बोलेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर, ध्यान देना, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, ठीक है, अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना हो गया? 23.5 डिग्री। और ये क्या हो गया हमारा? तो ये पृथ्वी का हो गया कक्षीय झुकाव। याद रखना, ये कैसा झुकाव हो गया? पृथ्वी का कक्षीय झुकाव हो गया। और बात क्लियर हो गया? तो कक्षीय समतल क्या हो गया? यानी ये जो रेखा है, ये रेखा के समानांतर जब यहां पर कोण बन रहा है तो ये कैसा हो गया? कक्षीय समतल हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल हम लोग यहां पर बात समझ गए। ठीक है, चलिए ये पूरा फिगर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। अभी हम लोग पृथ्वी को गोल मान लेते हैं, तभी तो हम लोग और बढ़िया समझेंगे इसको, इस फिगर को। गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जब कोई गोला पिंड है और उस पर हम टॉर्च मारेंगे तो देखेंगे गोला का एक भाग अंधकार होगा और एक भाग ज्यादा लाइटेड होगा। तो जो भाग लाइटेड होगा वो दिन, और जो भाग अंधेरे में रह जाएगा उससे हम क्या बोलेंगे? रात्रि बोलेंगे। ठीक है, चित्र 3.0 में हम लोग देखेंगे, चित्र 3.0 में, है ना, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। तो दिन कहां हो रहा है? जहां सूर्य का प्रकाश, वो दिन। कहता है ग्लोब पर वह वृत्त, ध्यान से सुना अब इसको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त कहेंगे? प्रदीप्त। हम लोग को समझना है कि दिन कब हो रहा है, पहली बात, रात कब हो रही है, प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, तीन बात हम लोग को सीखना है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। किसके साथ नहीं मिलता? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है? तो बोलेंगे नहीं, यह वृत्त का अक्ष के साथ कोई मिलन नहीं होता है, जैसा कि आप चित्र 2 में देखेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलो इसको पहले समझ लेते हैं। ये हमारा सूरज दादा हो गए, क्या ये सूरज दादा? अब सूरज हो गए, ये क्या हो रहा है? इनका प्रतिबिंब है, यानी लाइट है, प्रकाश है। ठीक है, अब ये जो प्रकाश पड़ रहा है तो किस पर प्रकाश पड़ रहा है? तो ये प्रकाश सीधे किस पर आ रहा है? तो प्रकाश सीधे पृथ्वी पर आ रही है। किस पर आ रही है प्रकाश? सीधे पृथ्वी पर आ रही है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रकाश सीधे कहां आ रही है? तो पृथ्वी पर आ रही है। आइए अब देखेंगे, यहां पर दो भाग में पृथ्वी बटी हुई है, यहां से देखेंगे, ये क्या हो गया हमारा? एक भाग ये हो गया, ठीक है, थोड़ा लंबा कर दे ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ठीक है, और एक भाग अगर बात करें तो एक भाग इसका ये हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो भाग है इसका, ये जो भाग है ये किसका भाग है? तो अगर देखा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे सर ये तो अभी अभी हमने सीखा है अक्ष का झुकाव। क्या हमने सीखा है? अक्ष का झुकाव। तो देखिएगा वही बात कहता है क्या कि जो भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, तो देखिएगा इतना भाग पर प्रकाश सूर्य का पड़ रहा है, इस भाग पर प्रकाश जो है सूर्य का पड़ रहा है। तो जब इस भाग पर प्रकाश जब सूर्य का पड़ रहा है तो यहां पर क्या हो गया हमारा? तो यहां पर दिन हो गया। और इस वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो ये वाला भाग क्या हो गया? तो ये वाला भाग अंधकार रात्रि हो गया और ये वाला भाग दिन हो गया। अब इन दोनों को जो वृत्त काटता है, ध्यान देना, इन दोनों को जो वृत्त जो है अलग करता है, यही वृत्त कहलाता है प्रदीप्त वृत्त।
इन दोनों को दिन और रात ग्लोब पर जब हम लाइट मार रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो जो वृत्त को अलग कर रहा है, जो रेखा अलग कर रही है, उसे हम बोलेंगे प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे। कैसा? प्रदीप्त। अब ये जो वृत्त है, तो बताइएगा, ये जो वृत्त है, बताओ क्या ये वृत्त का इस अक्ष के साथ कोई संबंध है? इसके साथ, इस अक्ष जो हमने यहां पर लाइन खींचा है, क्या इस अक्ष के साथ इस वृत्त का कोई मेल है? ये यहां पर मिल रहा है और इसका मिलन यहां हो रहा है, ये इसका मिलन यहां और इसका मिलन, क्या इन दोनों में कोई मेल है? तो बोलेंगे सर इन दोनों में कोई मेल नहीं, ये दोनों मिलते नहीं। सबको लगता है सर यहां पर एक दूसरे को काट रही है, तो भाई साहब मिलन का मतलब हुआ कि ये पूरा सीधा होता तब मिल जाता, लेकिन मिल नहीं रहा है। बात क्लियर हो गया? तो यहां तक समझ में आ गई? ये दोनों आपस में मिलते, प्रदीप्त क्या हो गया? तो दिन और रात को जो रेखा अलग करेगी, जो वृत्त अलग करेगा, वो कहलाएगा प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा। क्या? प्रदीप्त वृत्त कहलाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, प्रदीप्त वृत्त क्या हो रहा है, तीनों बात समझ में आ गई? ठीक है, और भी हम लोग इसको समझेंगे। और ये रेखा क्या हो गई? ये हमारा विषुवत वृत्त है। ठीक है, अभी इसको और विस्तार से आगे समझना है। ठीक है, कहता है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। हालांकि 24 घंटे 6 आगे लेती है। ठीक है, लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जब घूमती है, एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो उस घूर्णन के काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं कि एक दिन आज पृथ्वी पूरा करी। जब 24 घंटा घूमती है पृथ्वी, तब उसका मतलब कि एक दिन पृथ्वी का पूरा हुआ, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक दिन हो गया है ना? तो बात सही। कहता है यही पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी जब 24 घंटा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, तब उसका एक दिन पूरा होता, वही एक दिन इसका पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। बात क्लियर हो गया? चलिए, सभी को समझ में आ रही बातें? चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। एक और चर्चा मिलता है आभासी गति। ये तो दैनिक गति हो गया ना, एक आभासी गति क्या होता है, चलिए जरा समझते हैं। कहते हैं हमारी नजरों का भ्रम है ना, ये बात होगा। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है। इसने पूछा कि क्या पृथ्वी घूम रही है कि सूर्य घूम रहा है ना? तो यहां पर उदाहरण दिया हो, उसके बाद फिर आपको अपना एग्जाम्पल से समझाता हूं। कहता है क्या पृथ्वी घूमती है या सूर्य घूमता है? तो कहता है वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं घूमता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को हम आभासी गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य के इस गति को क्या बोलते हैं? तो सूर्य के इस गति को हम आभासी गति कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है? तो आभासी गति क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे कि सर आभासी गति वो है जब सूर्य का परिक्रमा जब पृथ्वी करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य कर रहा है। यही गति आप सूर्य का आभासी गति कहलाता है, कि हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ना, लेकिन वास्तव में सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा नहीं, बल्कि कौन परिक्रमा कर रहा है? बल्कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। ठीक है, देखिए ये क्या है? पृथ्वी की इस प्रकार से पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है। ठीक है, ये पृथ्वी अपनी इस प्रकार से परिक्रमा कहां से? प्रश्न आता है कि पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, तो बोलेंगे पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसा? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बस दो ग्रह ऐसा है, शुक्र और अरुण, है ना? शुक्र और अरुण एक ऐसा, दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, यानी वहां पर सूर्योदय हो रहा है तो कहां? पश्चिम में हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग के यहां कब हो रहा है? सूरज पूरब में हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है क्या? अब हम लोग समझेंगे इसको और विस्तार से। ये बहुत कोई एग्जाम दो, यहां से प्रश्न आता है, इसको दिमाग में रखना। यहां से कोई भी एग्जाम हो भारत में, पूरे भारत स्तर की मैं बात कर रहा हूं, पूरे भारत में कहीं भी एग्जाम हो, यहां से प्रश्न आएंगे। कहता है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, बस ऐसे ही अस्थिर रहे कि भाई मैं हूं, मुझ पर प्रकाश मारो, है ना, मैं परिक्रमण करूंगा, लेकिन ऐसे से परिक्रमण करेंगे, है ना, ऐसे से परिक्रमण करेंगे, सिर्फ मेरा एक भाग देगा, तो बाहरी वाला भाग, तो पीछे वाला भाग तो हमेशा अंधकार में रह जाएगा,
वो तो कभी घूमेगा नहीं है, तो परिक्रमण करेगा। घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, कहता है सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर पृथ्वी न घूर्णन करे, अगर घूर्णन नहीं करती तो जिंदगी कभी उस पर बसता ही नहीं, कभी क्या होता, कभी उस पर जीवन संभव नहीं हो पाता। किस पर, पृथ्वी पर। मैं ऐसे रहूं, मान लो मैं पृथ्वी हूं, मुझ पर लाइट पड़ रहा है, मैं बोलूंगा भाई साहब मैं ऐसे से घूमूंगा, मैं ऐसे ही घूमूंगा, तो बताओ क्या होगा, सिर्फ क्या मेरा आगे वाला भाग, मेरा सीना पे लाइट बढ़ रहा, मान लो यहां पर, तो यहां पर हमेशा दिन कभी रात होगा ही नहीं, और पीछे वाला भाग मेरा पीठ हमेशा अंधकार में रहेगा। ऐसा संभव है? तो इसलिए बोला पृथ्वी ऐसा नहीं, प्रकृति हम लोग साथ खिलवाड़ नहीं करती है। देखिए यहां पर हमारे खगोल शास्त्री, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूमती है। पृथ्वी इन्होंने बहुत पहले बता दिया था, है ना। वैज्ञानिक तो अंग्रेज तो आज बताना शुरू किया है। हमारे खगोल शास्त्री जो विद्वान लोग थे, वो लोग बहुत पहले, ईसा मतलब 600 ही वर्ष में, मतलब 600 BC में बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है। और कुछ साल पहले सवाल करता है कि हाँ भाई साहब परिक्रमा करती है। आइए हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन जब लिखा हुआ आएगा वहां पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं ना, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन 6 घंटे, 1/4 का मतलब समझते हो, यानी 1/4 यानी 1 दिन और उसको 4 से भागा दो, सॉरी है ना, 4 भाग है ना, तो 4 से भागा देंगे तो कितना, 4 छक 24 यानी 6 घंटा। कितना, 6 घंटे की बात हो रहा है। यानी 365 दिन 6 घंटे सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी 1 वर्ष, यानी पृथ्वी पूरे सूर्य की अगर बात करें परिक्रमा जब करती है तो 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी करती है ना। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन को मानते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, मतलब बोलने में लगता कितना दिन होता है, सूर्य का एक परिक्रमा पृथ्वी कब तक करती है, तो बोलेंगे 365 दिन बोल देते हैं। लेकिन जब एग्जाम वगैरह में 365 दिन, आज का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, तो 365 दिन 6 घंटे, लिखने के लिए 365 दिन लिखते हैं हम लोग। इसी को पीछे मैं आपको समझाऊंगा, आगे जाकर समझाऊंगा, यहां पर समझाने की बारी आ रही है। कहता है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 6 घंटा 4 साल जोड़ेंगे हम ना, 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6, तो चौथा साल जब आएगा उसे हम कहते हैं लीप ईयर, आगे होगा है ना। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष फरवरी का 28 महीना 29 दिन का हो जाता है। इस प्रकार 28 दिन का फरवरी का जो महीना होता है, तो हर 3 साल के बाद चौथा साल फरवरी 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। यानी कोई भी, जैसे 2016 की बात करें तो क्या करो, 4 से भागा दो है ना, 4 चौके 16, तो 2016 हमारा क्या है, लीप ईयर हो जाएगा। और 4 पंजे 20, ये पूरा पूरी कट गया। 16 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद 24, तो 2024 क्या हो जाएगा आपको लीप ईयर। 24 के बाद सीधे 28, 28 के बाद फिर सीधे 32, ठीक है। कहता है पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा, तो 24 के बाद 28 और 28 के बाद 32 हो जाएगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ध्यान देना, ये भी टॉपिक है। दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी किस प्रकार परिक्रमा करती है, तो दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करती है। मैंने बोला ये क्या है, ये आपका दीर्घवृत्ताकार है, इस प्रकार है ना। अंडे क्या आकार होता है, ये होता है गोल, एक होता है गोल और एक होता है क्या, और एक होता है आपको दीर्घवृत्ताकार, ये आपका होता है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। कहता है क्या, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। कहता है ध्यान दीजिए पृथ्वी पूरे कक्ष में, यानी जब हम ध्यान देने के लिए कह रहा है यहां पे देखिए, कहता है पृथ्वी पूरे कक्ष में हमेशा एक ही दिशा में, किधर, सूर्य की तरफ झुकी हुई है। देखिए इसका झुकाव भी किधर है, इसमें और क्लियर दिखेगा,
देखिए इसका झुकाव कहाँ है, देखिए इसका झुकाव जो है ना, देखिए ये झुकाव कहाँ है, पृथ्वी सूर्य की तरफ है। देखो इसका झुकाव भी कहाँ हो रहा है, देखिए इसका झुकाव भी कहाँ है, सूर्य की तरफ। इसका झुकाव भी सूर्य की तरफ, इसका झुकाव भी कहाँ हो रहा है, तो सूर्य की तरफ हो रहा है। यानी पृथ्वी का रे कि चारों टाइम, यानी हमेशा पृथ्वी का झुकाव जो होता है हमेशा किस दिशा में, सूर्य की तरफ होता है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी हम लोग गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में हम इसे बांट सकते हैं। कहता है ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कह रहा ऋतु में, यानी गर्मी से सर्दी आ रहा है, सर्दी से शरद ऋतु आ रहा है, फिर उसके बाद बसंत ऋतु आएगा, फिर ठंडी, गर्मी, बरसात जो आएगा वो किसके कारण, तो पृथ्वी के स्थिति में जब परिवर्तन होता है, पृथ्वी के स्थिति में जब परिवर्तन होता है तब जाकर ऐसी स्थिति ऋतुओं में परिवर्तन आता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हम लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है, चिंता ना करें। आगे देखिए कहता है चित्र 3.3 में हम लोग आगे देखते हैं, ये एससीईआरटी का है। कहता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। पहले इसको समझ लो फिर हम इसको फिगर में समझाएंगे, ठीक है, चारों के एक साथ। कहता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कितना, रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन हो रहता है। कहता है चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, यानी सबसे लंबा दिन कब होगा, तो 21 जून को होगा, तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत। चलिए यहां पर हम लोग बहुत सारी बातें समझते हैं। आइए हम लोग इसकी ओर चलते हैं, ठीक है, ये फिगर को समझते हैं। देखिए यहां पर हमारे सूरज दादा है, ठीक है, और हम लोग 21 जून की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 21 जून की बात कर रहे हैं, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा प्रेम से। अब कहता है सूर्य की किरणें जो है वो देखिए इस प्रकार से, सूर्य की किरणें जो है वो, सूर्य की किरणें आपको देख रहे हो, इस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ रही है, ठीक है, इस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ रही है। कहां, तो देखिए किस पर पड़ रही है, तो इस क्षेत्र पर पड़ रही है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर हमारा सूर्य की रोशनी अधिक पड़ रही है। अब देखिए साउथ में तिरछी पड़ रही है एकदम, देखो यहां पर जाके तिरछी हो रहा है ना, लेकिन सूर्य की किरणें सबसे अधिक, देखो ये कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है, ये हमारा कर्क रेखा है। मैं एक लाइन में खींचता हूं, ये कौन सी, ये कर्क रेखा है। तो देख रहे हो आप कि कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सबसे तेजी से जा रहा है। किस पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे तेजी से जा रहा है और बाकियों पर प्रभाव कम है। और यहां ये हमारा विषुवत वृत्त है। कौन सा, ये हमारा मान लो ये विषुवत वृत्त है। क्या है ये विषुवत वृत्त है। यानी विषुवत वृत्त के ये किधर पड़ रहा है, तो विषुवत वृत्त के उत्तर में पड़ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक है, यानी वहां पर गर्मी का दिन आ गया है। यानी हम लोग अभी जब गर्मी का मौसम आएगा, यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में सभी जगह ऊष्मा पर्याप्त मात्रा मिल रहा है। तो जब ऊष्मा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा मिलेगा तो वहां पर गर्मी का मौसम आएगा। और वही दक्षिणी में 21 जून को जहां पर भारत में सबसे अधिक गर्मी दिखती है, वहीं दक्षिणी ध्रुव में 21 जून को सबसे प्रचंड ठंडी मिलेगी, क्योंकि वहां पर है ना सीधे तिरछी पड़ रही है ना, ऊष्मा प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसके ठीक आप जाओगे विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में क्या, यहां पर देखिए, यहां पर कर्क रेखा नहीं बल्कि यहां पर सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर सीधे तौर पे पड़ेगी। अब इसको समझाते हैं, फिर लिखा हुआ पढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। ये देखिए हमारा ये हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया आपको, ये आपको हो गया यहां पर विषुवत हो गया, और विषुवत के बाद आपको यहां पर आपको दिख जाएगा मकर रेखा। कौन सी रेखा, यहां पर मकर, ये हो गया आपका विषुवत।
विषुवत वृत्त, और ये जो रेखा दिख रही है ये है आपका मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो जब यहां पर, जब मकर रेखा पर, अब यहां पर किस पर, तो सूर्य की किरणें सबसे अधिक मकर रेखा पर पड़ रही है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान देना, यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सबसे अधिक पड़ रही है। तो कितना तारीख को? तो 22 दिसंबर, याद रखना। कौन सा दिसंबर? 22 दिसंबर। और यहां पर 21 जून, तो यहां पर हो गया उत्तरी अयनांत, और यहां पर को बोलेंगे दक्षिण अयनांत। ठीक है, यहां पर गर्मी पड़ेगा तो यहां पर शीत ऋतु आ जाएगी। कौन सा ऋतु? शीत ऋतु। ये दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मकर रेखा पर सबसे तेज गति पर ऊष्मा मिलेगी। जब तेज गति पर ऊष्मा मकर रेखा पर मिलेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा कहां है? दक्षिण में। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ग्लोब अक्षांश वगैरह में पढ़ा दिया हूं। तो मकर रेखा कहां है? तो मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में। तो दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधे ऊष्मा प्राप्त हो रही, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आएगा, और ठीक उसके उल्टा विपरीत दिशा में 22 दिसंबर को सबसे प्रचंड ठंड रहती है। कहां पर? तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, एकदम ठीक उल्टा चलेंगे। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। यहीं पर लगे हाथ, हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। अगर बात करें सूर्य जो है, अगर बात करें सूर्य, अब यहां पर विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। कहां? तो विषुवत वृत्त पर। जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर जब सीधे पड़ने लगे, है ना, तब समझ जाना कि गर्मी और प्रचंड हो रही है। अब ध्यान देना, वहां पर जब विषुवत वृत्त, ये कोई गोल है ना, और गोला पर एकदम ठीक बीच में हम लाइट मारेंगे, टॉर्च, तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ पर्याप्त मात्रा में। कैसे? देखिए, ये हमारा, है ना, अक्ष हो गया, और यहां पर कौन सी रेखा है? देखिए, ये हमारा क्या है? तो हमारा कौन सी हो गया? तो विषुवत वृत्त हो गया। अब यहां पर देख रहे हो विषुवत वृत्त पर किरणें जो है सीधे पड़ रही है। ठीक है, कहां पड़ रही है? विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ रही है। वो आपको फिगर में ऐसा दिख रहा है कि दक्षिण में लग रहा है, नहीं, दक्षिण में विषुवत वृत्त पर पड़ रहा है। तो विषुवत वृत्त पर जब पड़ेगा तो जितना प्रकाश उत्तरी ध्रुव को मिलेगा उतना ही प्रकाश दक्षिणी ध्रुव को भी मिलता है। इस स्थिति को हम कहते हैं विषुव, और ये स्थिति बनती है 21 मार्च को। तब हम लोग के जीवन में वसंत ऋतु का आगमन होता है। कहां? उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का आगमन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को शरद ऋतु का आगमन होता है। यहां पर गलती से वसंत ऋतु किताब में लिखा गया है, बुक वाला है, बुक से गलती हुआ है। तो विषुव, इसे जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे तौर पर जब पड़ेगी तो उसे कहेंगे विषुव, और वो दो स्थिति बनेगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। और 21 मार्च से 6 महीना जोड़ोगे तब 23 सितंबर आएगा, और 21 जून से 6 महीना जोड़ोगे तो 22 दिसंबर आएगा। ठीक है, ये उत्तर में जा रहा है प्रकाश, इसलिए उत्तर अयनांत। ये दक्षिण में प्रकाश जा रहा है मकर रेखा पर, तो दक्षिण अयनांत कहलाएगा। ठीक है, आइए इसी चीज को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इसी चीज को कहता है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर, कौन सी रेखा? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। जो मैंने ऊपर समझाया है वही बात यहां पर लिखा हुआ है। कहता है ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। बताओ, ये क्रिसमस में पर्व मनाएगा कि नहीं? क्रिसमस ऐसे कब होता है? तो क्रिसमस दिसंबर का महीना, 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस मनाते हैं। तो जब क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो हम लोग तरफ उत्तर में हम लोग पढ़ते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। कहां ऑस्ट्रेलिया है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में देखो तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में कहा गया, दक्षिणी ध्रुव की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर प्रकाश पड़ रहा है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में लोग वहां गर्मी के दिन मनाता है, हम लोग स्वेटर पहन के मनाते हैं क्रिसमस। दोनों बात एक ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न को थोड़ा बस ट्विस्ट कर दिए, बस थोड़ा ध्यान रखना। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा
पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर कब होता है? तो बोलेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे विषुव कहते हो। यहां से 1-2 नंबर का प्रश्न हर एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है घुरा फिरा के, ठीक है। इसीलिए दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये तिथियां, जो तिथियां दिन और रात बराबर करती है, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर, उस तिथि को कहते हैं समदिवारात्रि कही जाती है। कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं? तो समदिवा रात्रि कहते हैं। क्या बोलते हैं? समदिवारात्रि कहा जाता है। क्लियर हो गया? हमने पहले समझा दिया ये सब सभी बातों को, वही बात यहां पर लिखा हुआ है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कितना को? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, है ना। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में उसी टाइम पे वसंत ऋतु, और जब ऊपर वसंत तो फिर नीचे शरद ऋतु। याद रखना, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इस स्थिति को विपरीत होता है। अब 21 मार्च को ये ठीक उल्टा हो जाएगा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? उस टाइम शरद ऋतु हो जाएगा। दोनों उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तब दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। एकदम ठीक उल्टा हो रहा है बात, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग फिगर को समझेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात में परिवर्तन होता है, और परिक्रमण के कारण ही क्या होता है? आपको ऋतु में परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन कब होगा? तो घूर्णन के कारण होता है ना। दिन रात में परिवर्तन कैसे हो रहा है? घूर्णन करेगा तो दिन रात बदल रहा है। एक घूर्णन हुआ तो एक दिन पूरा हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ समझना है आपको? चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर गति कहा जाता है। पृथ्वी की, सूर्य की, यानी कोई पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है घूम रहा है ना। तो इस गति को हम क्या कहेंगे? घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव कहेंगे। तीनों ऑप्शन दिया है। अच्छा, तीनों ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। घूर्णन, सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो क्या कहला जाएगी? परिक्रमण कहला जाएगी, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? मैंने बोला यहां पर सूर्य है और इसके ठीक सामने यहां पर गोल मान लेना ऐसे, और यहां पर गोल मान लेना ऐसे, ठीक है। और यहां पर लिखना 21 मार्च, ठीक है। क्या लिखना? 21 मार्च। और यहां पर 6 महीना जाना और करना 23 सितंबर। क्या करना? 23 सितंबर। ठीक उल्टा 6 महीना, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देख लो कहां पर है ना। चलिए, किस दिन विषुवत वृत्त पर पड़ती है? तो पहला 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च। 23 सितंबर देगा तो 23 सितंबर भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, दोनों रहता तो फिर दोनों उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? तो अभी भी मैंने बोला, सिखाया था, हूबहू लिखा होता। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण। ऋतु में परिवर्तन, जैसे एक बात बताइए, ऋतु में परिवर्तन हो रहा है ना, तो बताओ घूर्णन के कारण कि परिक्रमण के कारण? कहां गया? देखिए, इसी को मैं समझाया था। पृथ्वी यहां पर थी ना, तो गर्मी था, उत्तरायणांत में था तो गर्मी था। 21 मार्च को धीरे धीरे पृथ्वी घूम रही है, और घूमते घूमते कहां? तो यानी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। यानी ऋतु परिवर्तन का कारण परिक्रमण है, घूर्णन नहीं है। घूर्णन का कारण क्या है? तो दिन और रात का होना घूर्णन है, ठीक है। और जब ऋतु परिवर्तन होगा तब क्या कहला जाएगा? परिक्रमण कहलाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण? तो बोलेंगे भाई साहब परिक्रमण गति के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा परिक्रमण गति के कारण, ठीक है। चलिए, यहीं तक बोलिए, यहां से आगे कोई आपको दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 3 चैप्टर समाप्त हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। किसी के मन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, आप नीचे क्या करना, टाइम लिख देना कि सर इतना मिनट में हमको या इतना मिनट में हमको समझ में नहीं आया, अब फिर से समझाए तो अगला कोई वीडियो मैं आपको डाउट क्लास ला के उसको समझा दूंगा, या फिर जब मैं इसका एमसीक्यू करवाऊंगा तो वहां पर पूरा डायग्राम बनाकर मैं इसे
समझा दूंगा, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो हमें पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी तरह का सवाल हो, जवाब हो तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्लास है, कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, ये कोई रटौल क्लास नहीं। इसको समझिए, पढ़िए, नोट्स कलम कॉपी लेकर बैठिए, आपको नोट्स करते चलो। ये मैं क्लास 6 से पढ़ा रहा हूं, 12 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, 12 तक, यानी आपका पूरा ज्योग्राफी बिना पैसा दिए आपका पूरा ज्योग्राफी फ्री पढ़ लोगे, और वैसा पढ़ लोगे जो फिर आपको कोई एग्जाम में बैठ जाओ, निश्चित मेरी गारंटी क्वेश्चन बनेगा। 100 क्वेश्चन उठाओगे, उसमें से 98 क्वेश्चन आपको इसी से फंसेगा, एनसीईआरटी से फंसेगा। हाँ, ये आपको बहुत सारा, हाँ झील कितने हैं, है ना, उद्यान कितने, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। 100 अगर उद्यान पूछेगा ना, तो उसमें से मान के चलना 80 उद्यान तो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, 80-90 उद्यान, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, बहुत सारा, सब एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी क्वेश्चन करेगा। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा, बहुत कम क्वेश्चन करता है एनसीईआरटी से बाहर, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, प्रेम पूर्वक, दिल की असीम गहराइयों से, और थोड़ा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करो यार प्लीज, ठीक है। थोड़ा तो सपोर्ट करो, आप लोग इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको सजाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है भाई साहब, बहुत मेहनत। चलिए धन्यवाद।